केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग का इल्जाम विपक्ष लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को कई बार फटकार भी लगाई है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जो पारित हो गया तो पीएम से लेकर सीएम तक, केंद्र के मंत्री से लेकर किसी राज्य के मंत्री को अगर 30 दिन जेल में रहना पड़े और उस पर ऐसी दफा लगी जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है तो उन्हें पद छोड़ना होगा। बिल में पेच यह है कि सीएम या मंत्री के मामले में राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, जो केंद्र के अधीन है, और पीएम के मामले में प्रेसिडेंट पीएम और कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे। तो इस बिल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। सवाल है कि क्या इस बिल से जांच एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही है सरकार? इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किया है। जो वो सदन में बिल पेश कर रहे थे तब विपक्षी सांसद बिल से कागज का गोला बनाकर गृह मंत्री की ओर फेंक रहे थे। अब इस मामले में कई विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान से खिलवाड़ है, देश को पुलिस स्टेट में बदलने की साजिश है। देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 25 जुलाई 2010 को सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया था। 3 महीने वो जेल में रहे। 29 अक्टूबर 2010 को जमानत पर रिहा हुए, लेकिन गिरफ्तार होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर संसद में केसी वेणुगोपाल के सवाल और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को प्रस्तावित माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 22, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य लोग में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुरस्तापित किया जाए। पीएम और सीएम को हटाने वाले इस बिल में कहा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जिसे 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार करके लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। संसद में 3 नए बिल पेश होते ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसदों ने बिल को पढ़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दिया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति का सौंपा जाए। सदन में बिल का विरोध करते हुए कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री होते हुए जेल गए थे। इस पर शाह ने कहा कि उन्होंने फौरन बाद इस्तीफा दे दिया था। This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में?
दरअसल इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी 241 दिन जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सरकार इस विधेयक को जहां राजनीति में ईमानदारी और स्वच्छता के लिए लिया गया कदम करार दे रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का मकसद शुद्ध रूप से गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाना है। इसके तहत वो पहले पक्षपाती एजेंसियों के जरिए विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्हें पद से हटा देगी। तन्नू बालियान, नक्षत्र न्यूज, दिल्ली। तो सत्ता पक्ष इसे राजनीति का स्वच्छता अभियान कह रही है, लेकिन कांग्रेस का और तमाम विपक्ष का ये मानना है कि ये आरोपी और दोषी के बीच के फर्क को खत्म किया जा रहा है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसका चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा है, बीजेपी के नेता। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश मिश्रा जी हैं, संविधान विशेषज्ञ। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुनील सिंह साहब है, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। मिथिलेश जी से शुरुआत करते हैं। मिथिलेश जी, राजनीति में स्वच्छता अभियान आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन खत्म होगा, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो खत्म होंगे, साफ हो जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष आरोप आप लोग पे लगा रहा है कि शुरू से हम जानते हैं कि आरोपी दूसरी चीज होती है, दोषी दूसरा चीज होता है, इस फर्क को आप लोग मिटा रहे हैं। मिथिलेश जी। जी इसके माफ कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मिथिलेश जी, मृत्युंजय जी से ये सवाल था। अच्छा, मृत्युंजय जी से सवाल था। जी देखिए शरद जी, जो विधेयक आया है उसको हमें समझने की जरूरत है। 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। पहला, राजनीतिक सूचिता, कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी एक ऐसे जिस पर केस चल रहा है जिसमें 5 वर्ष से ज्यादा का कन्विक्शन हो सकता है, सजा हो सकती है, और वो जेल में हो 30 दिन, क्या उसे फिर भी उस पद पे बने रहना चाहिए? सूचिता की बात होती है, और ये उस व्यक्ति पर अभी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो है कि कोई 30 दिन तक जेल में बने हुए हैं, और कौन बना हुआ है? या तो पीएम या सीएम या मिनिस्टर, कोई एमपी एमएलए की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या जब वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे अगर वो 30 दिन तक जेल में बने हुए और उसके बाद भी हैं? तो यहां पे बात इसकी नहीं आती, और जो नेचुरल जस्टिस की बात आ रही है, कोई इसमें किसी को कन्विक्ट नहीं कर रहा, उसकी सदस्यता नहीं ली जा रही है। वो जो एमपी एमएलए उनकी सदस्यता नहीं रद्द की जा रही है। कहा जा रहा है कि चूंकि आप जेल में हैं
और पिछले कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनमें यह देखा गया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का हो, चाहे वो सिंथिल का हो तमिलनाडु से, जिसमें जेल में रहते हुए 5-5 महीने, 8-8 महीने लोगों ने चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का पद संभाले रखा है। और ये मुझे लगता है उस पूरे राज्य के साथ, वो जिस किसी भी राज्य से आ रहे हैं, अगर देश की मामला है तो पूरे देश के साथ, उस पूरे देश और पूरे राज्य की जनता के साथ अन्याय है। वो जो भी पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं या अगर उस स्टेट को लीड कर रहे हैं, तो आप जेल में हैं। आपकी पार्टी किसी और को नियुक्त कर सकती है, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी हो सकता है। तो यह बात सिर्फ इसकी आती है कि आप इनइफेक्टिव हैं उस टाइम तक जब तक आप जेल में हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग जेल में है तो आप उसके बाद बाहर आइए। और इनफैक्ट बिल में कहा गया है कि आप जैसे ही बाहर आते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत कहां से आई? दिक्कत कहां शर्क जी, ये देख लीजिए, हम कई बार हर साल एडीआर की रिपोर्ट आती है कि भारत में जो चुने गए सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उसमें इतने दागी होते हैं, इतने अपराधी होते हैं। और हर बार हम चौक चौराहों पे बहुत चर्चा करते हैं कि जो भारतीय राजनीति है उसको साफ करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है, नए लोग आने चाहिए, साफ छवि के लोग आने चाहिए। लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम अपने पांव खींचने लगते हैं। आपको याद दिला दूं, यही 2013 में, आप सोचिए 47 से 2013 तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं लाया कि अगर कोई जेल चला जाता है तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए या चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दिया कि अगर किसी को जेल होती है, कन्विक्शन 2 साल से ज्यादा का है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी सदस्यता जानी चाहिए। और कांग्रेस ने इस पर क्या किया, आपको याद होगा, ये जुलाई में ये वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और कांग्रेस अगस्त में एक बिल लेके आ जाती है, राज्यसभा में कपिल सिब्बल लेके आते हैं इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए। और इनफैक्ट उस बिल में समय लग रहा होता है, और चूंकि सितंबर में अंत में लालू जी का वर्डिक्ट आने वाला होता है चारा घोटाले में, आपको याद होगा 30 सितंबर को लालू जी का वर्डिक्ट आने वाला होता है, और 24 सितंबर को ये लोग ऑर्डिनेंस लेते आते हैं। सोचिए, पार्लियामेंट में पास होने का भी वेट नहीं करते, ऑर्डिनेंस लेते आते हैं ये कहते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको हम लोग ओवरटर्न कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे कितनी भी ज्यादा सजा हो जाए। फिर पता चला इतना ज्यादा उसका विरोध होता है कि फिर राहुल गांधी उसको फाड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर वो ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस नॉनसेंस बोलते हैं। तो सोचिए इस नहीं, पर एडीआर की जो आप रिपोर्ट का जिक्र करें मृत्युंजय जी, 2024 की अगर बात कर रहे तो 240 जीत कर आए हैं सांसद बीजेपी के, 39% ऐसे हैं, एडीआर की रिपोर्ट है कि जिन पर सीरियस क्राइम का एलिगेशंस है, हत्या, रंगदारी, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एकदम मैं उसे एकदम, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों में नहीं है? हाँ, हर एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर जी, आप मुझे बताइए। इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है ना कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस हो वो इफेक्टिव हो। इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है ना कि ऐसे लोग हो, जुडिशियरी उनको इतना जल्दी कन्विक्ट करे, पूरा प्रोसेस करे, ताकि वो एलिजिबल ही ना हो, इलेक्शंस लड़ने के लिए एलिजिबल ना हो, सदस्यता लेने के लिए एलिजिबल ना हो। तो अगर ये बिल लाया जा रहा है, क्या किसी एक पार्टी को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? क्या इसमें कहा गया है कि सिर्फ विपक्ष के लोग होंगे? जब इसमें पीएम को रख दिया गया, सीएम को रख दिया गया, मिनिस्टर्स को रखा गया, आज देश के सबसे ज्यादा राज्यों में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। तो हम भी उतने ही लायबल होंगे, और ये बिल हमेशा के लिए, कल आपकी सरकार किसी राज्य में आएगी तब भी हम लायबल होंगे उसके लिए। तो अगर राजनीति को साफ करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो जेल में है कम से कम उनको पीएम सीएम मिनिस्टर ना रहने दिया जाए, ये नहीं कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता ले ली जाए, तब इस पे भी आपको दिक्कत हो रही है, बिल फाड़ के फेंक दे रहे हैं गृह मंत्री के चेहरे पर। ये कौन सा संवैधानिक प्रोसेस है? ये तो बड़े बहुत संवैधानिक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि बिल फाड़ के फेंक दे रहे हैं संसद में। आते हैं मृत्युंजय जी आपके पास, सुनील साहब का रुख कर लेते हैं। सुनील साहब, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई करप्शन फ्री अब पॉलिटिक्स चाहिए, और पीएम को भी ये जस्टिफिकेशन संसद से भी सुनाई को देने को मिल रहा है कि सिर्फ सीएम और मंत्री नहीं, पीएम को भी इस दायरे में लाया गया है, तो भाई किस बात का विरोध? सर्वप्रथम तो भारतीय सूचना क्रांति के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 81वां जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, आज लोकसभा के अंदर विपक्ष के, राज्यसभा के अंदर विपक्ष के सभी सांसदों ने एक स्वर में विरोध किए हैं। तो विपक्ष में बैठे हुए सांसद बहुत ही विद्वान हैं, और विद्वता में उनकी कहीं कोई कमी नहीं है। वहां पर कानून विद्वान भी हैं, आपका राजनीतिक विद्वान भी हैं, इतिहास के भी विद्वान हैं, सभी तरह के विद्वान हमारे बैठे हुए हैं। और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाया गया बिल, जो 30 दिन का जेल में रहने के बाद में या कारागार में रहने के बाद में उनको हर हाल में मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद को छोड़ना होगा, यह बिल वह व्यक्ति लाता है
जिसकी सरकार में 9% संगीन मामले में भारतीय जनता पार्टी के अपराधी आज भी संसद के अंदर बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति बिल लाता है, वैसा व्यक्ति यह बिल लाता है। 9% नहीं, 39%। 39%। वैसा कांग्रेस में 49%। ठीक है, मैं आपकी बात को अपनी स्वीकार करता हूं। वैसा पार्टी यह बिल लाता है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके राजनीतिक जीवन में आपको मैं बताता हूं कि बहुत गंभीर सा मामला है कि 2014 से 2025 के बीच में 195 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का रेड होता है, और उस रेड में आप यह समझ लीजिए सारिक जी कि 193 लोगों में सजा मात्र 2% लोगों को हुआ है। विपक्ष के 25 नेताओं की गिरफ्तारी तय थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होता तो कुर्की जब्ती भी होना तय था, और वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए, जिसमें प्रमुख रूप से 72,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार जी, 10,000 करोड़ का घोटाला छगन भुजबल जी, सत्यम घोटाला का आरोपी अशोक चौहान जी, अर्चना पाटिल जी, हेमंता बिश्व शर्मा जी, शुभेंदु अधिकारी जी, मुकुल राय जी, इन 23 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का 25 में 23 लोगों ने दामन थाम लिया। तो ईडी फाइल, इन सभी का ईडी फाइलें बंद कर दी। ये तो अच्छा है ना, ये जो आरोपी अपना बता रहे हैं किसी प्रांत के, ये मुख्यमंत्री हैं, कहीं मंत्री हैं, तो ये भी इस दायरे में आ जाएंगे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता ऐसा है ही नहीं है सारिक जी। अगर नैतिकता होता तो शिवराज सिंह, अगर इनकी नैतिकता होती तो आप बताइए, मैं आपको पास नाम रख रहा हूं, इनके अजीत पवार जी पर ईडी का एफआईआर, छगन भुजबल जी पर ईडी का एफआईआर, अशोक चौहान पर ईडी का एफआईआर, अर्चना पाटिल पर ईडी का, हेमंता शर्मा पर ईडी का एफआईआर, शुभेंदु अधिकारी पर ईडी का एफआईआर, मुकुल राय पर ईडी का एफआईआर, रघुवर दास जी पर ईडी का एफआईआर, संजय मडारी पर ईडी का, जतिन मेहता पर ईडी का एफआईआर, हसन मुर्शीद पर 100 करोड़ का घोटाला ईडी का एफआईआर, जय पंडा पर ईडी का एफआईआर, येदुरप्पा साहब पर खदान लूट का ईडी का एफआईआर। आज तक इन लोगों ने कभी ईडी, जैसे राहुल गांधी से 58 घंटा ईडी ने पूछने का काम किया, आपका झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से पूछने का काम किया। क्या इन लोगों ने, ईडी ने कभी पूछने का काम किया? अगर इसका कहीं रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास में, दिखलाने का काम करे, बताने का काम करे, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत कभी भी साफ नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, अभी तक इन्होंने सत्ता को हासिल करने के लिए ईडी, सीबीआई, आप देख लिए अभी वर्तमान में दुरुपयोग करते हैं। आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं, इसका भी जवाब लेंगे। एक बार मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मनोज कुमार है, आरजेडी के नेता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं भाई, और बीजेपी का कहना है कि भाई हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं राजनीति में। अरे बीजेपी जो कहती है वो करती है क्या? उनकी नीति और नियति और नेता सब ऐसे ही चल रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। अभी सुनील जी ने बताया, फहरिस्त एक लिस्ट है लंबा, जिन जिन लोगों पर चार्ज था। आगे कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब विपक्ष के लोगों पर आप पूछताछ, जेल सब करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लेता है, जो लोग ये थाम लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस सत्ता का दुरुपयोग है। केंद्र में सत्ता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं। अगर किसी को फंसाना चाहे, ये अमेंडमेंट कर लेंगे। करने के बाद किसी भी विपक्ष के नेताओं को फंसाना चाहेंगे, आराम से फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, और फिर सत्ता से उनको बेदखल कर देंगे। यही साजिश चल रही है। आप देख लीजिए, उठा करके हेमंत जी के साथ क्या हुआ झारखंड में, उनके साथ भी तो यही हुआ। मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, अरे मैक्सिमम स्टेट है, तो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि 39% दागी लोग हैं, तो उनको आप टिकट क्यों देते हैं भाई? उनको आप टिकट से बेदखल करिए। ये अमेंडमेंट ला करके आप मैंने क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे ऑनेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है क्या? और कोई पार्टी नहीं है। केवल इस सत्ता का दुरुपयोग है। एन कैन प्रकरण ये चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें, सत्ता का दुरुपयोग करें, विपक्ष के नेताओं को परेशान करें, और डरा धमका के जिस तरह से देखे कि आपने तमाम नेता जो फंसे हुए थे इस केस में, जी,
वो सारे लोग दामन थाम लिए। आप झारखंड की बात करें, भानु प्रताप जी जेल नहीं गए क्या? कितना 100 करोड़ का घोटाला था उनमें, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए बेदाग हो गए, कहीं कोई दाग नहीं है। शशि भूषण मेहता जी, जिसको जब वो जेएमएम में थे तो भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर गाली देती थी कि शशि भूषण मेहता ये किया वो किया और क्या किया था, वो बात मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए तो देखिए पाक पवित्र हो गए। वहाँ वॉशिंग पाउडर है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी इधर कर लीजिए, चले जाइए वहाँ वॉशिंग पाउडर से साफ सफाई होगा और आप एकदम पाक पवित्र हो गए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है। ये लोग सारा कुछ तो यही कर रहे हैं। जनहित के मामले को आप क्यों नहीं अमेंडमेंट कर रहे हैं? यह सरना धर्म कोड का वहां गया, आप उसको क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? तो केवल विवादित बातें, जनहित के मामला से तो ये भी तो जनहित का मामला होगा ना मनोज जी, कि साफ होगी राजनीति। आप लोग हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, नया भविष्य जो है यंगस्टर्स आएंगे, ये भी तो जनहित का मुद्दा है ना। देश और स्वच्छ होगा अगर अपराधी छवि के लोग अगर बाहर कर दिए। अपराधी छवि है आपके यहाँ तो आप उनको साइडलाइन क्यों नहीं देते हैं? आप देना चाहिए ना। केवल अमेंडमेंट करके सिर्फ इसलिए यह लाया जा रहा है, यह जो आज हुआ कि विपक्ष के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित करें, हर स्टेट में कैसे हमारा सत्ता चले, कि परेशान विपक्ष को, विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए लाया गया। एकदम 100% इसमें जनहित के मामला नहीं है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, किसान कैसे झेल रहे हैं, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, इस पे कोई बात हो रही है क्या? लौटते इस पर बात होनी चाहिए ना। मिथिलेश जी का जो बेरोजगार है उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ लाया जाए। आएंगे आपके पास आते हैं मनोज जी। मिथिलेश जी के पास शुरू करते हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए हैं। मिथिलेश जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है भाई, 2 साल 2 ईयर्स या अब 2 ईयर्स हुआ तो आपकी सदस्यता चली जाती है। इसको लेकर एक डर का माहौल भी उन तमाम लोगों में हुआ था जो चुनाव जीत कर आते हैं, उनकी आपराधिक छवि को लेकर। ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कितना आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, कितना तालमेल बैठा पा रहे हैं? इस संबंध में बात करने के लिए थोड़ा सा पीछे हमको चलना पड़ेगा। हम यदि अंबेडकर साहब की बात करें जी, तो जिस समय उन्होंने संविधान सभा के समक्ष वो फॉर्मेट रखा था, संविधान का प्रारूप रखा था, तो उस समय ये कहा था जो एक तरफ अस्थायित्व है जी, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है। तो अस्थायित्व और अकाउंटेबिलिटी में सामंजस्य स्थापना करना पड़ेगा। अस्थायित्व से आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जी। डेमोक्रेसी में हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं जो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये है जो कि 543 प्लस 250 793 सांसद हो गए लोकसभा राज्यसभा में जी जी। और 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी मिला जुला के और विधान परिषद मिला के कुल लेजिस्लेचर्स की संख्या लगभग 4000 होती है। 15% इसके हो सकते हैं कार्यपालिका में, मंत्री पद में हो सकते हैं, मतलब कि 600 आदमी हुआ। एक तरफ भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है, दूसरे तरफ 600 आदमी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात हम करेंगे, आरपी एक्ट की भी बात करेंगे जी। और आपने वो जो बात कहा वो भी बात पर हम आते हैं। तो इसमें 2-3 बात बहुत क्लियर करना है। आरपी एक्ट में सेक्शन 8D में एक प्रोविजन किया गया था कि यदि किसी सांसद या विधायक को या विधान पार्षद को सजा दी जाती है और हायर कोर्ट में वो चले जाते हैं तो तब तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी जब तक कि उसमें अंतिम रूप से फैसला न आ जाए। 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया जी, जो उसके लिए कोई समय सीमा का कोई सोचा नहीं जाएगा। 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए यदि कन्विक्टेड हो इवन लोअर कोर्ट से भी, तो तत्काल उनकी सदस्यता, उन सदस्यों की सदस्यता चली जाएगी। इसमें लालू जी का चर्चा भी हुआ। अंतिम एक बात मैं ये कहना चाहूँ, झारखंड में कम से कम 7-8 माननीय सदस्य ऐसे रहे हैं जिनको 2 वर्ष की सदस्यता, 2 वर्ष के कन्विक्शन के आधार पर उनकी सदस्यता गई, और राहुल गांधी साहब का भी गया। और बाद में फिर हायर कोर्ट से वो जब बड़ी हो गए, जो नहीं ये गलत आरोप लगा था, तो फिर से उनकी सदस्यता बहाल भी हो गई। इस क्रम में थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, जो एक तरफ 600 आदमी, एक तरफ 4000 1 करोड़ 40 लाख आदमी, 140 करोड़ आदमी,
140 करोड़। तो वहां पर प्रिविलेज की जहां तक बात आती है, प्रिविलेज एक विशेषाधिकार शब्द ऐसा है जो संविधान में आर्टिकल 105 और 194 में उसका प्रोविजन किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है आज 500 वर्षों में उसको कोडिफाई नहीं कर पाया। हमारा संविधान जो है उसमें एक ग्रे फील्ड छोड़ देता है। आप 105 और 194 आर्टिकल को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो भेग है। यदि उसको कोडिफाई कर दिया जाए तो बहुत क्लियर हो जाएगा जो सामान्य व्यक्ति और विधायक सांसद में ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सामान्य लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए उससे खौफ में होते हैं। प्रेस हो या कोई भी हो, सामान्य लोग उस खौफ में होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे प्रिविलेज का पार्ट जहां पर क्रिमिनल ऑफेंस होता है वहां पर शिथिल हो जाता है, वहां पर उसके लिए स्पीकर से कोई अनुमति, प्रेसिडेंट से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पर 10/7/2013 को जो जजमेंट दिया गया लिली थॉमस केस में, उसमें कहा गया जो पहले इलेक्शन कमीशन से जो लिया जाता था उसमें मंतव्य, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जो स्टेट के होते थे वो डिस्क्वालीफाई करते थे। आर्टिकल 101, 102, 190, 191 इन सब में जो प्रोविजन किया गया है, तो इन सबको शिथिल कर दिया गया 2 वर्ष वाला बात पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं क्लियर लास्ट कर दूं, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यदि 5 वर्ष की सजा की बात हो किसी एक्ट में, कोई ऐसा सेक्शन लगाया जाए जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की बात हो। एक और मैं संशोधन चाहूंगा, जो 46% अभी जो लोकसभा के सांसद हैं उन पर विभिन्न तरह के मुकदमे हैं, उसमें 39% पर संगीन मुकदमे हैं और उसमें सभी दलों के सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक दल विशेष का है। और इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, 1 मार्च 1985 को जो लागू हुआ 52वां संविधान संशोधन विधेयक, उस समय राजीव गांधी जी के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। 102 आर्टिकल 102(2) जोड़ा गया और 191(2) जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन की गई। लेकिन वहां भी एक त्रुटि हो गई, जो आर्टिकल 368(2) के तहत एक प्रोविजन है जो हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन होना चाहिए। मित्र सर, एक सवाल जो आप बोल रहे हैं उसी से आ रहा है, इसलिए आपको रोक रहे हैं, इसको संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ये प्रावधान है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा 2 इयर्स एंड 2 इयर्स के अब, आप भी उस बात को बोल रहे हैं, तो इसकी अभी क्या जरूरत आप पड़ी, क्योंकि 30 दिन आप जेल में हैं और अज्यूमिंग कि इस आरोप में आपको 5 साल या 5 साल से अबव की सजा हो सकती है। ये तो अजम्पशन पे बात चली गई ना, अजम्पशन पर बहुत क्लियर है। अभी आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा था जो 156 दिन जेल में रहे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहे, 241 दिन जेल में रहे, वो मंत्री पद संभाले रहे। तो केजरीवाल साहब हों या सेंथिल साहब हों, और इसमें विपक्ष पर होगा या सत्ता पक्ष पर होगा, जब कानून बनेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जब लागू हुआ तो इसमें ऐसा थोड़े है जो विपक्ष ही उस पर प्रभावित हुआ, उसमें सत्ता पक्ष प्रभावित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कैश फॉर क्वेरी जो हुआ, सोमनाथ चटर्जी जिस समय थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कैश फॉर क्वेरी में ऐसा थोड़े हुआ जो सिर्फ विपक्ष के लोगों को जो है उसमें बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी के हमारे मनोज भूंया साहब यहीं के थे, पलामू के, वो तो सत्ता पक्ष के साथ थे, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए। तो जब एक एक्ट बनता है 75 वर्ष के बाद, आम जनता जो एक सोच रही थी जो कुछ एक अच्छा चीज आवे, तो मंत्रियों पर, प्रधानमंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर एक नकेल कसने की यदि ये बात आई है, यदि वो वास्तव में दोषी नहीं है, तो 30 दिन के अंदर में वो लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके वो तो बरी हो ही जाएंगे, उसमें कहां रोक है उनको। यदि उन पर ऐसा कोई अपराध साबित नहीं होता है तो बरी हो जाएंगे, उसमें उन पर ये धारा नहीं लगेगी। चलिए, और मित्र जी, सीएम और पीएम को हटाने वाले बिल पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पहले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और फिर झारखंड में क्या कहना है यहाँ की पार्टियों का, आइए आपको सुनवाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा, कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में ये है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं, कि जिस तरह वहाँ जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर
एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। ये हास्यास्पद है। और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जितने भी मुख्यमंत्री उसके होंगे वो कहीं ना कहीं सजा याफ्ता ही हो जाएंगे अगर वो सत्ता में आएंगे। इसका कितने ऐसे प्रमाण हैं जो आप देख सकते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में आपको भी पता है कि किस तरह से उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और आपको भी पता है कि किस प्रकार से प्रजातंत्र का एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने दुरुपयोग किया खुद को इस्तीफा देकर अपने परिवार के लोगों को बनाने में। तो मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एक बिल आया है, ये सशक्त बिल है, मजबूत बिल है, और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और इसका वही विरोध करेगा जो भ्रष्टाचार में, जो गैर कानूनी काम में संलिप्त है, जैसा कि कांग्रेस कर रहे हैं। देखिए, पहले संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाते हैं तो पद छोड़ना पड़ेगा। नैतिकता के आधार पर भले ही कोई इस्तीफा दे दे, जैसा हेमंत सोरेन जी ने किया था, परंतु आप ये गौर कीजिए, जैसे 5 महीने तक हेमंत जी को बेबुनियाद आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि कोई मामला नहीं बनता है, ये राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए हैं। तो अगर आपकी मर्जी करेगी, आपकी विरोधी दल की सरकार है, आप उस सरकार को नहीं गिरा पा रहे हैं, आप उस मुख्यमंत्री को नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप जो संस्थाएं हैं आपके अधीन, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी का दुरुपयोग आपने किस कदर किया है पूरा भारतवर्ष जानता है, दुनिया भी जानती है। देखिए, मोदी जी लोकतंत्र को प्राइवेट क्लब की तरह चलाना चाहते हैं, जिसमें उनकी अगर हाँ है तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर ना किए तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। अब मोदी जी एक नया कानून लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जहां बीजेपी शासित अगर मुख्यमंत्री राज नहीं होगा, तो वहां मोदी जी इस तरह कानून ला करके वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करेंगे। कहने का मतलब लोकतंत्र की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना है और राजतंत्र चलाना है। चलिए, तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके रिएक्शंस आपको हमने सुनाया इस बिल को लेकर, और वापस हम चर्चा में चलते हैं और मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, एक साथ 2 सवाल आपको टॉस कर देते हैं, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। ये विपक्ष जो डरा हुआ है और विपक्ष का जो दलीलें विपक्ष की कि भाई मिसयूज़ होगी, जांच एजेंसियों की मिसयूज़ होगी, इसको कैसे और मजबूत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर जो टिप्पणी की थी, कहा था कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हैं, जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां विपक्ष को हटाने का तरीका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था और इसी को बार बार कोर्ट भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 2 इयर्स एंड अबव का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया था। उस वक्त बीजेपी ने कहा था इस फैसले को लेकर कि लोकतंत्र के खिलाफ बताया था और कहा था कि इससे पार्टी के नेताओं को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा सकता है। तो यही चीज तो विपक्ष कह रही है। पहले सवाल का जवाब देता हूं। जी जी। ईडी जो काम करती है वो एक लॉ है, पीएमएलए, उसके अंदर काम करती है। जब आप भारत में देखेंगे और कन्विक्शंस पे जाएंगे तो जो टोटल कन्विक्शंस होंगे शायद इंडिया में अलग अलग लॉज में, चाहे वो सिविल एक्ट्स ले ले, चाहे आप क्रिमिनल एक्ट्स ले ले, तो पीएमएलए शायद उसका 1% बन के भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ईडी को यूज करके कहना कि इसका दुरुपयोग हो सकता है,
फिर तो आप कह सकते हैं कि जैसे राज्य सरकारें, इनफैक्ट कोई बोल रहे थे कि पुलिस तो सरकार के अधीन होती है, तो पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। तो जिस प्रकार से झारखंड में अभी इसी सरकार ने एसीबी का उपयोग किया विनय चौबे जी के केस में, हम सब ने देखा है, तो ये तो राज्य सरकार भी इस चीज का दुरुपयोग कर सकती है। कभी भी कोई आप जब लॉ बनाते हैं तो उसका दुरुपयोग होने का चांस उस लॉ को नहीं बनाने का लॉजिक नहीं हो सकता। मैं फिर से वहीं आ रहा हूं बेसिक्स पे। आप गली चौराहों डिबेट में बात करते हैं बार बार राजनीति को साफ बनाने की, तो राजनीति को साफ बनाने के लिए कोई ना कोई आपको कदम लेना पड़ेगा। आप जब कदम लेने जा रहे हैं आप उसकी टेक्निकलिटी पे बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसके इस प्रोविजन को हम लोग इस तरह से मॉडल कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 वर्ष से ऊपर कन्विक्शन होने पे सदस्यता आ जाएगी। आप बोल सकते हैं नहीं 3 करना चाहिए, ये डिबेट हो सकता है। ये कभी डिबेट नहीं हो सकता है नहीं उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। जैसे मनोज पांडे जी कह रहे थे नहीं हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सीएम अगर मिनिस्टर को जेल जाए तो उसको हट जाना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? सवाल यहां पे ये नहीं है कि कोई उसका अधिकार है क्या सीएम रहने का, किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है सीएम रहने का। ये आप नैतिकता के आधार पर बोल रहे हैं। मैं सुन लीजिए, तो फंडामेंटल राइट का तो कोई सवाल नहीं है। सिंपल यहां पे बात ये हो रही है और आपकी सदस्यता भी नहीं ली जा रही है। बार बार इस बात को समझिए, वो अभी भी एमपी या एमएलए बने रहते हैं और वापस आकर रिज्यूम कर सकते हैं। बस आपको कहा जा रहा है कि चूंकि आप अभी सजायाफ्ता हैं, आप 30 दिन से ज्यादा जेल में, और 2 हमने इंस्टेंसेस अभी देखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, तब जाके उस व्यक्ति ने 5 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली की जो सरकार चल रही थी 5 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल से सीएम थे, क्या ये एफिशिएंट सिस्टम है? किसी और को सीएम नहीं होना चाहिए था क्या उस समय? या फिर डीएमके के जो मंत्री हैं सिंथिल बालाजी, लास्ट में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आप पढ़िए, कोर्ट में कहा गया जैसे उनको रिलीज किया गया डीएमके ने उनको फिर से मिनिस्टर बना दिया। कोर्ट ने कहा कि आप चुन लीजिए कि आपको बेल चाहिए या मिनिस्टर पद चाहिए, हमसे गलती हुई आपको बेल देकर। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो 8.5 महीने तक आप मंत्री बने हुए हैं, कोई और मंत्री नहीं बन सकता आप कितने विधायकों में? ये कौन सा हक है आपका? तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि, और दूसरा नैतिकता, एक तो अमित शाह जी ने लोकसभा में ही जवाब दे दिया, और ये नैतिकता होनी चाहिए। ये नैतिकता कई बार हमें इतिहास के बाद बहुत सारे अपने नेताओं में दिखी। आपको आडवाणी जी का केस याद होगा, 1996 में जैन हवाला केस में उनका नाम आया था। वो कोई मंत्री पद पे नहीं थे, एमपी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा था मैं लोकसभा में तब तक नहीं घुसूंगा जब तक इससे मेरा नाम बरी नहीं होगा। और 98 में फिर से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा में एंटर करते हैं। तो ये सूचिता होती है। कहा बस यही जा रहा है कि आप पर, और जो दूसरा आपका सवाल है कि 2 साल से ज्यादा वाला ऑलरेडी मान लीजिए है, लेकिन चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है किसी के कन्विक्शन में, तो उस समय तक भी उनको कन्विक्टेड नहीं कोई कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आप दोषी हैं, लेकिन कह रहा है कि आप इस कर्तव्य का निर्वहन करने में एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं जेल से। और दूसरे व्यक्ति बीजेपी का जो मैं सवाल था कि राजनीतिक दल के जो नेता उनको निशाना बनाया जा सकता है, तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है। आप लोगों ने उस वक्त यही कहा था। मैं फिर से वही कह रहा हूं। देखिए, किसी भी लॉ को लाने का लॉजिक ये नहीं हो सकता है। कोई भी मुझे आज इंडिया में 498 एक अपने पास केस है जिसका बहुत दुरुपयोग होता है, हम सभी को पता है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिस पे बार बार डिबेट होता है कि इस लॉ का कितना दुरुपयोग होता है। 95% से ज्यादा केसेस फेक होते हैं। क्या उस लॉ को रिपील कर देना उसका सोल्यूशन है या उसको एफिशिएंट बनाना उसका सोल्यूशन? कोई भी एक मुझे आप लॉ बता दीजिए पूरे देश में या विश्व में जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, उसको सुदृढ़ बनाइए, उसका सिस्टम इतना एफिशिएंट आप कर सकते हैं ताकि दुरुपयोग का चांस कम हो। दूसरा, एक ओवैसी जी बोल रहे थे, इनफैक्ट आजकल वो काफी लॉजिकल बोलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा मुझे उनकी बातें लॉजिकल लगती है। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर इसको आप पास कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एजेंसी जब आपको गिरफ्तार करती है उसको 24 घंटे के अंदर उसको किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड देन द कोर्ट्स डिसाइड कि उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी देना है। हमारे यहाँ हेबियस कॉर्पस है, जो हमारा एक रिट है, किसी को भी आप ऐसी गिरफ्तार नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो 30 दिन जो है उसमें किसी कोर्ट ने रूल किया होगा कि यहां इनको 30 दिन या उससे ज्यादा तक कस्टडी में रहना पड़ेगा, तभी आप रहेंगे। तो सिर्फ उसमें एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व नहीं है, अपनी जुडिशियरी भी इन्वॉल्व है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसके लॉजिक पे आप उसके प्रिंसिपल को रॉन्ग मत बोलिए, उसमें आप सजेशन, और इनफैक्ट इसीलिए अमित शाह जी ने उसको जेपीसी को भेजा। तो आप वो सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कि और अच्छा हो, लेकिन इसको पूरा रिजेक्ट कर देना कि नहीं ये तो सिर्फ टारगेट करने के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए, ये थोड़ा गलत है। सुनील साहब, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं उसी का जवाब आपसे लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने अभी तक इन्होंने सुचिता का उदाहरण प्रस्तुत भारत के समक्ष नहीं किया है। देश के सबसे बड़ा व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें 55 गवाह तक जिनकी संदिग्ध मौत हो चुका। तो मैं इसी पर चर्चा किया कि
भारतीय जनता पार्टी शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करे कि कैसे छगन भुजबल को, देश के प्रधानमंत्री जो सभी के सम्मानीय, मेरे भी सम्मानीय हैं, उनके जुबान से सार्वजनिक मंच पर यह निकलता है कि अजीत पवार 72,000 करोड़ का घोटाला है और वो जेल में चक्का पीसिंग करेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। छगन भुजबल जी 10,000 करोड़ का लुटेरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वहां पर वो मंत्री के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। तो आप शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भारतीय संविधान में देश के प्रधानमंत्री के अंदर और गृह मंत्री के अंदर ही सारा एजेंसियां आती है, जांच एजेंसियां आती हैं, उनके अंदर आता है, तो आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे ना कि विपक्ष को आप जब लोकतंत्र की हत्या आपने कैसे किया? मध्य प्रदेश से कमलनाथ की सरकार को पूरे आप जहां तहां घुमाते रहे, उस सरकार को आपने गिरा दिया, लोकतांत्रिक सरकार को। आपका महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार थी, आपको वहां पर किस तरह से आपने काम किया। 2022 में आप असम में लेकर चले गए सभी विधायकों को, आपने वहां पर गिराने का काम किया। गोवा में आपकी सरकार नहीं बनी तो आप क्या किया? झारखंड में आपने किस तरह से हेमंत सोरेन जी को बिना साक्ष्य के अभाव में आपने उनको जेल भेज देने का काम किया। और साथ ही आपको पता है कि 22/7/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ईडी की राजनीतिक लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पर कहीं ना कहीं आपको ये आरोप लगाया गया है भारतीय कोर्ट के द्वारा कि आप क्यों उसका इस्तेमाल करें। यूपी की जब सरकार थी तब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता, तो ये तो होता चला आया है। दुरुपयोग की जो बात हो रही है, दुरुपयोग देखिए, अब मैं वही बताया कि जो सारी जी वर्तमान परिस्थितियां हैं, इस बिल को लाने की क्या जरूरत है जब आप 30 दिन के बाद आप बोलते हैं कि जेल भेज देंगे। जेल भेजने के बाद आपको कोर्ट के माध्यम से आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट पर क्या आदेश आता, आदेश आने के बाद में आप उस पर आपका तब तक आप कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 5 वर्षों तक पद ग्रहण कब तक लंबित रहेगा, मामला कब तक चलता रहेगा, और ये तो प्रोसेस लंबा चलेगा। तो जिसकी सरकार रहेगी, जो वर्तमान सरकार जो है, एक कहीं ना कहीं आज चाइना का और रूस का फिर एक बारे डुप्लीकेटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम तानाशाह नरेंद्र मोदी जी बनकर इस देश पर लगातार राज करते रहें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको समझिए कि लोकतंत्र में एक विपक्ष भी है, विपक्ष भी इस देश के नागरिकों के द्वारा दिया गया विपक्ष है, और विपक्ष के मंतव्य के बिना आप कोई भी ऐसा बिल देश में आप पास करने का प्रयास करेंगे तो आपने 3 काला कानून किसानों के खिलाफ भी 2020-21 में लाया था और लंबी आंदोलन हुआ, उस बिल को आपको वापस लेना पड़ा। और इस बिल को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भारत की तानाशाह की ओर उदय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल लाने का प्रयास किया है। तो इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध होगा और शुचिता की उदाहरण प्रस्तुत करना होगा पहले भारतीय जनता पार्टी को। वो उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताया तो कि 192 विपक्षी नेताओं पर ईडी का मामला 2024 से 2014 से 2025 के बीच में है और मात्र 2 लोगों पर कन्विक्टेड हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही विपक्ष के लोग ज्वाइन करते हैं, आप उनको ईडी का सारा दस्तावेज बंद हो जाता है, सीबीआई की सारी दस्तावेज बंद हो जाती है और मुक्त हो जाते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। तो आप शुचिता की राजनीति की आज तक भारतीय जनता पार्टी ने देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए एक पूरे विश्वास के साथ विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इस लोकतंत्र की हत्या करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। डॉक्टर मनोज का रुख करते हैं। मनोज साहब, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि आप लोग भाई एकदम सीधे से खारिज कर रहे हैं, उसमें आप लोग क्या लूप होल्स हैं, क्या इसमें बदलाव किया जाता है, उस मोड पे आप लोग नहीं रहते हैं, सीधे नहीं ये खारिज क्योंकि केंद्र सरकार लेकर आ रही है। अरे खारिज तो होना ही है ना, जब पहले से माननीय न्यायालय का यह है आदेश कि 2 साल के अंदर जो मामला है तो फिर लाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सी बात हो गया? जनता के हित की बात आप क्यों नहीं करते? मैं बार बार कहता हूँ, बेरोजगारी है देश में, इतना किसानों के साथ हो रहा है, बेरोजगारों के साथ हो रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं, तो उस पर तो बात नहीं होती है। इसलिए ये बिल्कुल लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश की लड़ाई में, देश को आज़ादी कराने में आपका क्या रोल रहा?
भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता कोई बता दे कि इनका क्या रोल रहा। ये केवल देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, विपक्ष को प्रताड़ित करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। आखिर वहाँ जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी समझते हैं बात को कि आप कहाँ से हैंडल करना चाहते हैं, आप क्यों इसको अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। बस बदले की भावना से कई बार इस तरह की बातें हुई है देश के पैमाने पे, राज्य के पैमाने पे। तो यह न नियति ठीक है इनका, न नीति ठीक है, न इनके नेता ठीक है। ये अलूल जलूल जो मन किया, अपना सरकार है, सत्ता में है और अपना अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल घोर विरोध करती है, निंदा करती है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया उसमें भी सब कुछ है, न्यायालय में सारा मामला ये सब है। तो फिर इस तरह की नई बात है जो होगा तो विरोध तो होगा ही। चलिए मिथिलेश जी का रुख करते हैं। मिथिलेश जी, आप न्यूट्रल बॉडी हैं, तो आपसे एकदम सीधा सटीक सवाल है जो अभी तक के चर्चा में बात निकल कर आ रही है कि ये जो सत्ता पक्ष कह रही कि राजनीति शुद्धिकरण है, आपका क्या मानना, राजनीतिक शुद्धिकरण है या कोई जो विपक्ष कह रही है कि कोई हिडन एजेंडा है? देखिए, इसमें जिस एंगल से देखा जाएगा दोनों साबित किया जा सकता है दोनों ही बात साबित हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा यदि निष्पक्ष होके चला जाए, पक्ष विपक्ष से अलग हटके, तो गीता का मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने एक संवाद कहा है अर्जुन से, वो यद्याश्चरित यद् चरित करके है वो श्लोक। उसमें है कि श्रेष्ठ जन जैसा व्यवहार करते हैं, बाकी लोग वैसा ही आचरण करने के लिए विवश हो जाते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। तो ये हमारे जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात आई है। यहाँ पर निश्चित रूप से हम प्रत्यक्ष रूप से अपने विधायिका के लोगों को बड़ा नज़दीक से देखते हैं और उसी में से कुछ चुने हुए लोग कार्यपालिका में चले जाते हैं। 15% जो व्यवस्था की गई है, तो हम उनको बड़े नज़दीक से देखते हैं। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, बाकी जस्टिस क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अखबारों में भी या मीडिया में भी इतना साहस नहीं होता है जो बहुत कुछ स्पष्ट रूप से लिख पढ़ सके। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत क्लियर है, जो कि किसी नेता के बारे में हम जान सकते हैं कि आज छगन भुजबल कन्विक्टेड होने चाहिए या अजित पवार होने चाहिए या बाकी लोग होना चाहिए। अब वो न्यायपालिका का पक्ष है, हम उसको जब इंडिपेंडेंट बॉडी मान के चल रहे हैं तो विश्वास तो हमें करना चाहिए और हर एक लोग इस बात पर सहमत हैं कि उस पर विश्वास करना चाहिए। अब रही बात कि इसके पक्ष और विपक्ष की बात है, तो एक कानून जब बनेगा तो कानून तो ऑपरेशन जब होगा तो चाहे वो बीमारी को दूर करने के लिए हो या चाहे जैसे भी हो, कष्ट तो होगा ही। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष हों, किस पर प्रहार होगा ये कहना बड़ा कठिन होगा। जो इसके दायरे में आएंगे उनको ये कष्टकर लगेगा। तो कानून तो बनना ही चाहिए और निश्चित रूप से समता का अधिकार की बात जो है, आर्टिकल 21 की बात मैं सुन रहा था। नहीं सर, आप बोले जो इसके दायरे में आएंगे उनको कष्ट तो हो गए। लेकिन आप जो इतिहास पे हम लोग बात करते हैं, इतिहास उठा के देखिएगा, जो विपक्ष का डर है, जो भय है कि आज तक गैर बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाइयां नहीं होती, जितना ईडी एक्टिव है 2014 के बाद से नकारा ही नहीं जा सकता। जिसके पास, इसमें तुलसीदास ने कहा था कि ऐसो कौन उपजो जग माही, जासु पद पाई तासु मद नाही। जो जिसको पद मिल गया और उसको मद न हो, ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति जन्म लिया है। तो पद पाने के बाद मदान होना, ये तो शुरू से आप देख आएंगे। तो 1952 से 1952 में जो पहला इलेक्शन जो हुआ, उसके बाद से आप ढेर सारे उदाहरण, एक लंबा बहस हो जाएगा। तो इससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता है, जो कि इस पर सीधे सीधे आक्षेप जो है सत्ता पक्ष पर यदि जा रहा है, जो विपक्ष के लोगों पर वो प्रहार करेंगे, तो ये बात तो मजबूती से रखी ही जा सकती है। लेकिन ये मैं बार बार इसका काट ये कह रहा हूं कि चूंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है और हम न्यायपालिका को इसमें समेट नहीं सकते हैं। न्यायपालिका अपना काम करेगी, वो कैसे करेगी ये उनके ऊपर है। हम यदि 30 दिन से ज्यादा के लिए छोड़ देते हैं, 2 महीना 5 महीना तक कोई रहते हैं पद पर बने हुए और जेल में रहते हैं,
तो उतना जो काम बाधित होता है, पॉलिसी मैटर के डिसीजन नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में हेमंत जी का मैं चर्चा फिर से मैं करना चाहूंगा। जो नैतिकता का हवाला देते हुए जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और ऐसा भी नहीं किया कि उन्होंने अपने पत्नी या भाई या किसी और को बना दिया मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मंत्री बना दिया। तो यहां पर एक राजनीतिक शुचिता की बात आती है। ये सबको अनुकरण करना चाहिए, हर एक नेता को। और ये जो राइट उसके वो अगर होने लगता है ना मिथिलेश जी, तो ये इस तरह के कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मृत्युंजय जी, कम शब्दों में, समय की बहुत कमी है, 30 सेकंड में फाइनल कॉल आपका। राइट टू इक्वलिटी की बात जहां पर मृत्युंजय जी, जनता से माफ कीजिएगा, नाम में बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। मृत्युंजय जी के लिए सवाल था। लास्ट कॉल जी। मेरा बस एक ही बात है कि पॉलिटिशियंस को हम हमेशा बहुत अलग ट्रीट करते हैं, और वो राजशाही हमने बना दी है वो ब्रिटिश काल से। कोई भी और मुझे संस्था बता दीजिए, इंक्लूडिंग आवर ब्यूरोक्रेट्स, जो भी बहुत हायर पेडेस्टल पे जिनको हम सोसाइटी में रखते हैं, कोई भी ब्यूरोक्रेट जिस दिन जेल जाता है उस दिन क्या होता है? वो सस्पेंड हो जाता है। पदभार तो छोड़ दीजिए, विभाग जाता सस्पेंडेड होता है। तो इस लॉजिक से हो सकता है वो ब्यूरोक्रेट भी बाद में रिहा हो। पूजा सिंघल बाद में बाहर आए, छवि रंजन बाहर आए, विनय चौबे बाहर आए हैं, तो फिर उनको भी रहने दीजिए उनका विभाग, उनको भी फाइलें साइन करने दीजिए जेल से। ये गलत लॉजिक है। और बार बार इसमें एक फ्रेज यूज कर देना कि लोकतंत्र और राजनीतिक सूचिता। कौन सी राजनीतिक सूचिता? कि जब हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जाए इंदिरा गांधी जी को और कहा जाए किसी और को प्रधानमंत्री बनाइए, तो प्रधानमंत्री रहने के लिए इमरजेंसी लगा दे। ये राजनीतिक सूचिता थी। और लोकतंत्र की हत्या एकदम फ्रेज बन गया इंडिया में। 1980 में जब इनकी सरकार आती है तो 9 राज्य सरकारों को इसलिए बर्खास्त कर देते हैं कि अब लोकसभा में हम जीत के आए हैं, इसका मतलब है कि अब देश की जनता दूसरे पार्टी की सरकार नहीं चाहती। 100 बार 356 का दुरुपयोग करते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या की जब बात करते हैं मुझे बार बार हंसी आती है। तो उस पे ना जाए, टेक्निकली इस पे जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ पीएम, सीएम और मिनिस्टर चूंकि वो अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे जेल से, इसलिए उनको हट जाना चाहिए। और एक बात सही करूंगा मैं, जो सुनील जी बोल रहे थे कि जब वो एक्विट होंगे तब वो वापस पदभार नहीं ले सकते हैं। जिस दिन वो जेल से निकल कर वापस आएंगे उस दिन ही पदभार ले सकते हैं। मिथिलेश सर, कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है। बस जैसा कि अभी इन्होंने कहा मृत्युंजय जी ने 1980 की बात, तो सबसे पहले आर्टिकल 356 का दुरुपयोग सबसे जबरदस्त तरीके से 1977 में हुआ था। सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को, कांग्रेस की जितनी भी राज्य सरकारें थी सारी अपदस्थ हो गई। जो आपने जनता का विश्वास खो दिया है, अब आपको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 356 लगाया गया। और सुनील साहब, कम शब्दों में 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे साथी बता रहे थे, लगातार 14 से 25 तक लोकतंत्र की हत्या जो करते आ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। और इनको कहने की आवश्यकता नहीं। सुचिता भारतीय जनता पार्टी से संभव ही नहीं है। सुचिता की बात करना भारतीय जनता पार्टी के जुबान से, और भारतीय जनता पार्टी अगर देश के लिए अगर कोई भी सकारात्मक काम करती है, ये विश्वास देशवासी नहीं करते हैं। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी और गडकरी साहब सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हमने जितने भी वादा किए थे वो जुमला था, चुनाव जीतने के लिए किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश पर कैसे देश के वासी पर विश्वास करेंगे? पर देश की जनता तो, आवाम तो वोट बीजेपी को ही दे देती है। आप कह रहे विश्वास नहीं, फिर देश की जनता बीजेपी को वोट देते थे कि देश के चुनाव आयोग के द्वारा देश की चोरी किया जा रहा है वोट। अच्छा, चलिए सुनील साहब, चोरी किया जा रहा है। चलिए सुनील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील साहब, मृत्युंजय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सर, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मनोज, आपका बेहद शुक्रिया।